भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपरा गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। वेदों के ज्ञान को भी हम श्रुति कहते हैं, माने गुरु ने शिष्य को सुनाया और उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया, इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। और वेद के साथ साथ वैदिक ज्ञान परंपरा, क्योंकि आयुर्वेद का भी जो मूल है वो वेद है। मुख्य रूप से अथर्ववेद में, ऐसे आंशिक रूप से ऋग यजु और सामवेद में भी चिकित्सा के मूल सिद्धांत और उनकी विधियों के बारे में मूल संकेत है। क्योंकि हमारी ये मान्यता और विश्वास ही नहीं, एक बहुत बड़ा सत्य है, जीवन और जगत के सभी संदर्भों के बारे में वेदों में उल्लेख है। इसलिए हम मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल साइंस हो, कृषि से लेकर के माने कृषि शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इसके साथ साथ हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं उन सभी संदर्भों में वेदों में हमें उपदेश दिया गया। तो आयुर्वेद का भी जो मूल है वो वेद है। इसलिए आयु का जो ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त हुआ वो आयुर्वेद है। अब इसके दो अर्थ हैं। वेद का अर्थ वैसे भी मूलतः ज्ञान है। वेद का अर्थ कोई सांप्रदायिक ग्रंथ है, कोई मत पंथ का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रंथ है, ऐसा तो है ही नहीं। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। वेद ज्ञान है, धातु से वर्ब्स होते हैं संस्कृत में, फिर उनके द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। वेद ज्ञान है, धातु से वेद बना। यदि कोई वेद लाभे भी बोले तो जो हमारे लिए लाभकारी है ऐसा ज्ञान जहाँ हमें मिलता है वो वेद। तो आयुर्वेद, आयु कैसे बढ़े हमारी, इसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो आयुर्वेद है। जो आयु का बोध हमें वेदों से मिला वो आयुर्वेद है। और आयु का लाभ जिससे होता है, आयु की वृद्धि जिससे होती है वो आयुर्वेद है। मैं दो सिद्धांतों की चर्चा करते हुए फिर आयुर्वेद की इस गुरु शिष्य परंपरा से जो हमें ज्ञान मिला है उसको आप तक संप्रेषित करता हूं। एक है लाभ का सिद्धांत और एक है विकल्प का सिद्धांत। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो इस लाभ के सिद्धांत को और विकल्प के सिद्धांत को ठीक से समझ लेगा वो वैद्य दुनिया में किसी को भी आयुर्वेद के प्रति सहमत कर सकता है, आयुर्वेद से उनको जोड़ सकता है। किसी भी सत्य के बारे में यदि 99% सफलता आपको मिल जाए तो इसका मतलब आप सफल हो गए। इसका मतलब वो सत्य भी सही है। महापुरुषों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने सृष्टि के
अलग अलग तत्वों को अपनी प्रयोगशालाओं में संग्रहित किया और उनके एक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर लंबे कालखंड तक निरंतर अनुसंधान करके और फिर देखा कि इन द्रव्यों में से ये एक विशेष द्रव्य है, इसका प्रयोग किया जाए तो ये मनुष्य के आरोग्य के लिए ऐसे उपयोगी हो सकता है। ये एलोपैथी है। पूरी गिलोय खिला दो तो आयुर्वेद की जड़ी बूटी चिकित्सा हो गई। उस गिलोय का रस पिला दो तो ये रस चिकित्सा हो गई। उसमें से सत्व निकाल दो तो ये रसायन चिकित्सा हो गई। आयुर्वेद में भी तो भेद है इसके। हम पूरी गिलोय भी खिलाते हैं, हम गिलोय का रस भी पिलाते हैं, हम गिलोय का सत्व भी निकालते हैं और उसका घन सत्व भी निकालते हैं। तो आयुर्वेद में भी तो अवान्तर भेद हैं। अब एलोपैथी में क्या करते हैं कि गिलोय का जो सबसे ज़्यादा एक्टिव कंपोनेंट है, जो कि डिजीज में विशेष सहयोगी है, उस एक्टिव कंपोनेंट को निकाल दिया तो एलोपैथी हो गई। लेकिन एक्टिव कंपोनेंट से एक बीमारी को तो आप नियंत्रित कर लेते हैं, उसके साथ शरीर में दूसरे उपद्रव होने लगते हैं। और इसमें भी दो बातें हैं। अभी पूरी दुनिया में नेचुरल मेडिसिन्स के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ रहा है और मैं आज कह रहा हूँ, और आप में से कुछ तो 50-60 साल तक जीने वाले हैं, क्योंकि बहुतों की उम्र 25 साल के आसपास है और 75 के आसपास तो औसत आयु होती ही है और वैद्य की तो होनी चाहिए, उसको औसत आयु कम से कम होना चाहिए। तो आप देखेंगे आने वाले 50 सालों में और 100 सालों में लगभग पूरी दुनिया, जैसे आज एलोपैथी की दीवानगी है दुनिया में और भारत में आयुर्वेद के प्रति आस्था होते हुए भी एलोपैथी धीरे धीरे लोगों के भीतर घुस रही है, लेकिन वापस नेचुरल मेडिसिन्स की तरफ दुनिया आएगी। और इसके दो स्वरूप होंगे। एक एक्टिव कंपोनेंट्स का जो स्रोत है वो नेचुरल होगा, इसको नेचुरल मेडिसिन कहते हैं। लैब के अंदर फिर उससे मिलते जुलते केमिकल्स के कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं, ये एलोपैथिक औषधि है। अभी भी एलोपैथी की कुछ औषधियों के एक्टिव कंपोनेंट्स नेचर से लिए जाते हैं सीधे, उनके साइड इफेक्ट या तो नहीं होते या बहुत कम होते, जो प्रकृति से लिए जाते हैं। अब एलोपैथी में और आयुर्वेद में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि एलोपैथी की जो चिकित्सा है वो सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स पर आधारित है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, योग की जो चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये सिस्टेमिक है, सिस्टम पर आधारित है, वो सिम्टोमेटिक है। अब ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक कोई लक्षण दिया, दिखा और उसका उपचार कर दिया। लाक्षणिक चिकित्सा हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन वो पूरी तरह से लाक्षणिक की चिकित्सा है। हमारे यहाँ पर आंशिक रूप से लाक्षणिक चिकित्सा भी होती है, लेकिन मूल रूप से जो है दोषों पर आधारित जो चिकित्सा है वो वात पित्त कफ दोषों पर आधारित, और उसके द्वारा शरीर में उपजे विकारों को नियंत्रित करने के लिए जो भी हम चिकित्सा देते हैं वो सीधा हमारी मूल चेतना पर काम करती है। और औषधियों में, जड़ी बूटियों में जीवंतता है, इसलिए जो हमारी जैविक ऊर्जा है, जो हमारी मूल चेतना है, इसलिए आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियों का रस है, जो ताजा रस है, माने जो जीवंत जड़ी बूटियां, उनको सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। जैसे अभी आपने गिलोय ली और उसका रस पिया, इसको श्रेष्ठ माना जाता है। गेहूं का जवारा लिया, अभी पी लिया, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। पुनर्नव अभी लिया, घृत कुमारी अभी ली,
अभी हमने भूमि आंवला लिया और उसको रस पी लिया, इसको श्रेष्ठ माना जाता है। रस चिकित्सा, जड़ी बूटियों को जो रस है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है चिकित्सा में। क्यों? क्योंकि उसमें चैतन्यता है, उसमें जीवंतता है, वो लाइव है। और मनुष्य ये जड़ वस्तु नहीं है, हम चेतन हैं। और चेतन को जब चेतन औषधियाँ मिलती हैं, जीवंत औषधियाँ मिलती हैं, तो उसकी चेतना तक को वो प्रभावित करती है। इसलिए जो है, जो चूर्ण औषधियाँ हैं, वटी पाक अवले हैं, भस्म रस रसायन हैं, इन से ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। और एलोपैथी की औषधियाँ हो या होम्योपैथी हो, कोई भी हो, जो औषधि ताजी ली जाएगी उसमें जीवंतता होती है और उसका असर, उसका प्रभाव हमारे सीधे शरीर से लेकर के इंद्रियों, मन से लेकर के हमारे चैतन्य तक होता है। वो लाइव एनर्जी है उसके अंदर, जीवंत ऊर्जा है उसमें। तो एलोपैथी और आयुर्वेद में जो मूलभूत अंतर है कि ये सर्वाधिक लाभप्रद है जो आयुर्वेद है, इसमें पूरा लाभ है आदमी का। दूसरी बात, ये हानि रहित लाभ है। जैसे एलोपैथी से लाभ तो होता है लेकिन साथ साथ में हानि भी होती है, इसमें ये हानि रहित लाभ है, दुष्प्रभाव रहित। तीसरी बात, एलोपैथी की तरफ लोग इसलिए आकर्षित हो रहे हैं, एक सत्य उसमें ज्यादा सबल है, तात्कालिक लाभ, इंस्टेंट बेनिफिट। तो आप इसमें भी जरा थोड़ा आपकी समझ हो तो आप इसमें भी कन्विंस कर सकते हैं। अब वो कहते हैं तात्कालिक लाभ हो जाता है जी एलोपैथी से, किस में हो जाता है? तो एक सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं उसमें, पेन किलर। ठीक है, हमने मान लिया उनके यहाँ पेन किलर हैं, लेकिन पेन किलर कोई चिकित्सा तो नहीं है। आप इसके ऊपर तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि पेन होता क्या है। पेन एज सच इज नॉट ए डिजीज, पेन इज ए इंडिकेटर ऑफ डिजीज। अब पेन हो रहा है घुटने में, तो पेन इज नॉट डिजीज, अर्थराइटिस इज डिजीज, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, rheumatoid arthritis, gout is disease, pain is not disease। तो एलोपैथी वाले क्या करते हैं? दर्द को बोला हम तत्काल उसमें आराम दे देते हैं। तो भाई हम दर्द को तत्काल आराम देने के लिए हमारे पास ज्यादा व्यवस्था नहीं है, सामान्य व्यवस्था है। सामान्य रूप से उसमें लाभ होना शुरू हो जाएगा 5%, 10%, और धीरे धीरे एक महीने के अंदर हो सकता है 50-100% लाभ हो जाए। अलग अलग रोगियों के ऊपर निर्भर करता है किस तरह का रोग का वेग है। तो हम क्या करते हैं, हम जो कार्टिलेज घिस गया उसको रिपेयर करते हैं, जो हड्डी घिस गई उसको रिपेयर करते हैं, घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा से आ जाते हैं। हम जो है ESR बढ़ा हुआ उसको, R फैक्टर बढ़ा हुआ उसको कंट्रोल करते हैं। जो हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो हम अस्थियों को मजबूत, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हम जो औषधियां देते हैं वहां पर भी देते हैं, बाद में वो जो है कैल्शियम के लिए कैल्शियम देते हैं। तो कैल्शियम, हम औषधियां हमारी ऐसी होती हैं कि जो हम आहार ले रहे हैं उससे कैल्शियम हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जो औषधियां देते हैं उनमें भी कैल्शियम होता है। जो हम प्रवाल पिष्टि देते हैं, जो मोती पिष्टि देते हैं, जो मुक्ता शुक्ति देते हैं, उनमें भी जो है कैल्शियम के तत्व होते हैं, उसमें भी फास्फोरस के तत्व होते हैं। लेकिन इसके अलावा हम पेन जिस कारण से हो रहा है उसका निवारण ज्यादा करते हैं। अब पेन हो रहा है फेफड़े में, तो पेन किलर दे दिया जी। तो पेन हो रहा है फेफड़े में, पेन इज, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसको कफ बढ़ गया है, उसके फेफड़ों में पूरा बलगम जमा हो गया है। तो हम उसको तुलसी देते हैं, वनपसा देते हैं, वासा देते हैं, मुलठी देते हैं, या हम उसको औषधियों में त्रिकुटा दिया, ससारी दिया, सीतोपलादी दिया, अबरक भस्म दी,
ज़्यादा वेग प्रबल है तो हमने स्वर्ण वसंत मालती दी। तो फेफड़े के पेन को हमने दूर नहीं किया, जब हमने उसके कफ को ठीक कर दिया पेन दूर हो गया। किसी को सिर में दर्द है, अब सिर में दर्द का एक कारण है एसिडिटी, किसी को बहुत भयंकर एसिड बढ़ जाता है तो सिर एकदम पकड़ लेता है ऐसे, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको औषधि ही नहीं देते, सबसे पहले कहते हैं उल्टी करो, वमन करो, वमन करते ही सिर दर्द दूर हो जाता है। फिर यदि उसको कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कहते हैं कि वमन के साथ साथ नस से भी लो, उसको षडबिंदु तेल डाल देते हैं, नहीं तो सरसों का तेल डाल देते हैं। और किसी को बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ हो तो पानी के अंदर 100 ग्राम पानी लिया, 1 चम्मच उसके अंदर मैंने 2-3 ग्राम रीठा डाल दिया 100 ग्राम पानी के अंदर, चुटकी भर उसके अंदर त्रिकुटू डाल दिया। 100 ग्राम पानी में 1 छोटी चम्मच रीठा और एक करीब आधा 1 ग्राम त्रिकुटू डाल दिया, रात भर रख दिया उसको। अगले दिन सुबह छान करके रख लें, वो नाक में डाल दें, पूरा कफ बाहर आ जाता है। तो सिर दर्द का कारण यदि कफ है, बहुत लोगों को नजले के कारण से सिर में दर्द होता है, तो दूर हो जाएगा। तो आप बोलते हैं ना पित्तज शिरोवेदना, कफज और वातज। वातज यद्यपि कम होता है लेकिन किसी किसी को ब्लड का सर्कुलेशन आदि रुक जाता है नस नाड़ियों में, या नस नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं, तो फिर उसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और बादाम रोगन नाक में डालो और बादाम रोगन दूध में डाल करके पी लो, तो वो वातज सिर दर्द भी दूर हो गया। मतलब जो पेन हो रहा था, हेडेक, अब एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी बनी, उसने 59 प्रकार के जो है हेडेक को क्लासिफाइड किया, और फिर जो बाद में और भी होते रहे सिर दर्द तो पता ही नहीं लगा, तो उसको बोल दिया अननोन हेडेक। अब 60 प्रकार का सिर दर्द तो तुमने जो है डायग्नोज कर लिया, एक होता डायग्नोज, लेकिन उसका अपने ट्रीटमेंट अभी तक खोजा ही नहीं। जो भी एलोपैथी में ट्रीटमेंट है केवल पेन किलर है, वहां पर कोई दवाई नहीं है। इसलिए वहां एलोपैथी में माइग्रेन पेन के लिए कोई औषधि ही नहीं है, सिर दर्द के लिए कोई दवाई ही नहीं है। जो ये जो सिर दर्द के लिए दवाई खाते हैं तो पेन किलर्स क्या कर देती हैं, जो पेन को महसूस कराने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है। ये पेन किलर्स की फिलॉसफी है। तो हम ऐसा तो नहीं करते। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर दर्द के लिए बताया, अब जो है फेफड़े घुटने के दर्द के लिए। अब किसी को हार्ट में पेन हुआ तो हार्ट में पेन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, उसको वहां पर यदि ब्लॉकेज आ गए हैं और वहां थक्का आ गया है, कोई ब्लड रुक गया है तो पेन हो रहा है। अब आप उसको कोई पेन किलर देकर के हार्ट को ठीक करता है? कोई हार्ट वाले को कोई पेन किलर नहीं देता। तो उसको कहते हैं सीधा भाई कुछ ऐसी औषधि दो जिससे कोई क्लोट आ गया वो निकल जाए, और यदि वैसा न बन पाए तो तुरंत इसका बाईपास करो या एंजियोप्लास्टी करो, तुरंत जब उस थक्के को निकालो। तो फिर उसको क्या औषधियां देते हैं? उसको थक्के को डिजोल्व करने वाली औषधियां दी जाती है। फिर जो क्लॉट आ गया उसको डिजोल्व करने वाली औषधियां दी जाती है। मैं आपसे बात ये कह रहा था कि हम आयुर्वेद का प्रयोग क्यों करें? तो वो कहते हैं कि तात्कालिक लाभ है। हमारे यहां तो तात्कालिक भी और दीर्घकालिक भी है और हानि रहित है, तीनों है एक साथ। हम सिर दर्द से लेकर के अब हार्ट के पेन से लेकर के फेफड़े घुटने के दर्द, अब हम हार्ट पेन में क्या देंगे? हम हार्ट पेन में भी तुरंत तो उसको मर्म चिकित्सा करेंगे कि भाई इसको थोड़ा एक्यूप्रेशर आदि कर दिया, थोड़ा उसको अनुलोम विलोम करा दिया, बाकी तुरंत उसको अर्जुन का रस पिला दिया, अर्जुन की छाल पिला दी, बाकी उसको थोड़ा योगेंद्र रस आदि दे दिया तो तात्कालिक इसको राहत पहुंचा दी। ज्यादा समस्या होने पर किसी भी प्रकार का कोई जो है लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी सिचुएशन है तो उसमें जहां शल्य चिकित्सा की जरूरत है वहां तो वो करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। बाकी जहां तक पेन किलर्स का प्रश्न है उसमें आयुर्वेद कम नहीं। अब वो दूसरा कहते हैं तात्कालिक रूप से शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया या ज्वर ज्यादा हो गया, तो ज्वर चिकित्सा में एलोपैथी से आयुर्वेद ज्यादा बेहतर है। ब्लड प्रेशर शुगर में भी आयुर्वेद बेहतर है। आप कहेंगे कैसे? कोई भी एलोपैथी का ड्रग ऐसा नहीं है जो शुगर को एकदम बैलेंस करता हो, उसमें भी समय लगता है, इंसुलिन देने के बाद भी समय लगता है। जो अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स खिलाते हैं
चाहे वो मुंह से ली जाने वाली दवाई हो, चाहे वो ब्लड में इंजेक्ट करने वाली दवाई हो। वो ये तर्क देते हैं कि हम जो भी दवाई देते हैं तुरंत जाकर के वो ब्लड में घुल जाती है और लाभ करती है। अब ब्लड में औषधियां कैसे घुलती हैं? फिर कोई ब्लड में या तो सीधा इंजेक्ट करो। तो हमारे यहां पर आयुर्वेद में भी कुछ लोगों ने इंजेक्शंस बनाए हैं। अभी यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी बना देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सामान्य बात है। जो दवाई हम मुंह से दे रहे हैं वो जाकर के हमारे पेट में, पेट से आंतों में, आंतों से लीवर में, तो इस प्रोसेस में करीब करीब जो है 10 मिनट से लेकर के 2 घंटे का समय लग जाता है। जो खाली पेट दवाई खाते हैं उनका असर 10 मिनट में शुरू हो जाता है, क्योंकि अब पेट खाली है, उसमें कोई भोजन आदि तो है नहीं स्टमक में, तो सीधा हमने दवाई ली, वो सीधा स्टमक से आंतों में चली गई, आंतों से एब्जॉर्ब हो गई तुरंत, क्योंकि अभी पेट खाली है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, तो तुरंत वो लीवर में आ गई, लीवर से पूरी बॉडी में घुल गई। तो खाली पेट जो औषधि होती है वो तत्काल असर करती है। इसलिए हम जो रसायन देते हैं, भस्में देते हैं या विशेष लाभ के लिए औषधि देते हैं, कब देते हैं? खाली पेट, क्योंकि तुरंत उसका असर हो जाता है। लेकिन जो औषधि गर्म है, थोड़ा उष्ण प्रकृति है उसकी, तो एलोपैथी में जो भी तीव्र दवाई देते हैं वो खाली पेट तो उनकी दवाइयां दी नहीं जाती हैं, क्योंकि सभी तेज होती हैं, तीक्ष्ण औषधियां होती हैं एलोपैथी की। तो हर एक डॉक्टर बोलता है कि दवाई खाने से पहले जो है या तो कुछ खा लेना या फिर दवाई को ही दूध, चाय या किसी जूस आदि के साथ लेना। खाली पेट तो देते ही नहीं है ज्यादातर। 99% एलोपैथी की दवाएं खाने के बाद ही दी जाती है। हमारे यहां पर 50-50 है। जो हम कोई जड़ी बूटी का रस देते हैं, काढ़ा देते हैं या भस्म आदि देते हैं तो खाली पेट देते हैं कि तुरंत उनका असर हो जाए। जो खाने के बाद देते हैं तो खाने के साथ धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं और उनका असर होता है। इंजेक्ट करने वाली, आपने जो है इंजेक्शन के लिए क्या शब्द प्रयोग में आता है? सूची का वेद। तो ये इस तरह की चिकित्सा के बारे में ज्यादा जागृति नहीं रखी अपने यहां, इसलिए वो एलोपैथी में थोड़ा सा ज्यादा आगे आ गए, हम लोग उसमें थोड़े पिछड़ गए। वैसे इस बारे में और ज्यादा शोध किया जाए तो आयुर्वेद की औषधियों को सीधा हमने नस में इंजेक्ट कर दिया, तो फिर वो पेट में से मतलब स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लीवर और लीवर से ब्लड के अंदर जाने वाला जो प्रोसेस था वो इंस्टेंट पूरा कर दिया, तो वो आपने सीधा दे दिया। तो तत्काल वाला जो प्रश्न है, अब मैं ये तो दवा का काम करने वाला प्रोसेस, तो 10 मिनट तो आदमी इंतजार कर ही सकता है, उसमें क्या बात है, और 10 मिनट में उसके अंदर आ ही जाएगी उसके लीवर के माध्यम से। अब मैं 5-7 बड़ी बीमारियां जिनके बारे में यह बोला जाता है कि एलोपैथी तुरंत लाभ करती है, मैं पहले बीपी को लेता हूं। तो बीपी में जितनी जल्दी एलोपैथी का कोई भी सोल्ट लाभ करता है उतनी ही जल्दी हमारी मुक्तावटी लाभ करती है, और यह पूरा सैकड़ों हजारों बार प्रयोग किया हुआ सत्य आपको बता रहा हूं। 2 रोगी रखिए, 10 रोगी रखिए, 10 रोगियों को जैसे उनका ब्लड प्रेशर अभी 80-20 होना चाहिए, तो नीचे का ब्लड प्रेशर उनका 100 है, वैसे 90 से ऊपर बड़ा डेंजर माना जाता है, और ऊपर का उनका 150 या 200 है, तो उनको आधों को आप एलोपैथी की सांठ दीजिए और आधों को मुक्तावटी दीजिए। मुक्तावटी से जल्दी बीपी नॉर्मल होता है बनिस्पत एलोपैथी की दवाई के। और इसके ऊपर तो एनिमल ट्रायल भी कर चुके हैं हम लोग, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक। तो कौन कहता है कि एलोपैथी की दवाई जल्दी लाभ करती है? बीपी का जहां तक प्रश्न है, और उसको जल्दी लाभ देना हो तो योग में भी अनुलोम विलोम कराते ही एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी कराओ, एकदम बीपी नॉर्मल। मैं करीब पहले ही दिन से 99% लोगों के यहां बीपी की दवाइयां बंद कर देता हूं और फिर उपचार करता हूं, उनको योग करवाता हूं और अपवाद रूप में किसी किसी को ये देता हूं मुक्तावटी। नहीं तो कहता हूं लौकी का जूस पियो। तुरंत बीपी को ठीक करना हो तो उसके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर
बर्फ से मसाज कर दो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। जैसे किसी किसी का बीपी एलोपैथी की दवाइयों से भी नियंत्रित नहीं होता है किसी किसी का, और लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन में उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, तो क्या करेंगे? तो उसको बोलो आज पेशेंट को लिटाओ, उसकी स्पाइनल कॉर्ड की मसाज करो बर्फ से, रीढ़ की हड्डी की, और साथ में ही उसके तलवों में, हाथों और पैरों के तलवों में बर्फ अथवा सबसे अच्छा है लौकी रगड़ दो। तो टेम्परेचर तो इससे दूर होता है, किसी को ज्वर आदि होता है तो वो भी इससे उतरता है, लेकिन इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है एकदम। लौकी का जूस पिला दो उसको। तो एलोपैथी से तो जल्दी लाभकारी है हमारा बीपी में। एलोपैथी से ज्यादा बेहतर है बीपी में आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग। अब अगली बात ले लो, कंटिन्यूअस लो लौकी का जूस, कंटिन्यूअस थोड़ा अनुलोम विलोम करो और कंटिन्यूअस मुक्तावटी लो, तो बीपी क्योर हो जाता है? तो क्यों नहीं आदमी करेगा प्रयोग? ये तो थोड़े दिन मुझे मुहिम चलाने की आवश्यकता है। यदि मैं थोड़े दिन लगातार इसके बारे में कैंपेन चला दूं तो देश से एलोपैथी दवाइयां खत्म हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर की एलोपैथिक दवाइयों से ही देश मुक्त नहीं हो जाएगा, ब्लड प्रेशर से ही देश मुक्त हो जाएगा। इतना बड़ा सत्य है हमारे आयुर्वेद में। और ब्लड प्रेशर के कितने रोगी हैं देश में? करीब 10 करोड़ से ज्यादा रोगी ऑलरेडी हैं, और 10 करोड़ लोग करीब बॉर्डर लाइन पर हैं। 10 करोड़ लोग यदि रोज औसत 10 रुपए की भी दवाइयां खाते हो तो कितनी हो गई? 100 करोड़। 100 करोड़ की हर दिन दवाइयां खा रहे हैं एलोपैथी की, और यदि 1 महीने की जोड़ो तो कितने की हो गई? 3000 करोड़। और यदि 12 महीने की जोड़ो तो 36,000 करोड़। खाली दवाई से तो बात नहीं बन जाती ना। ये 10 रुपए की तो मैंने सामान्य डोज बताई है, फिर किसी को 2-3 गुना ज्यादा पावरफुल दवाइयां लेनी पड़ती हैं तो उनका खर्चा आ जाता है 50 से 100 रुपए। एवरेज किसी भी एलोपैथी की दवाई का खर्चा महीने का 2 से 3 हजार रुपए होता है। इसलिए करीब 100 रुपए एक औषधि का खर्चा उनके यहां एवरेज खर्चा काउंट किया जाता है। उसमें दवाई का खर्चा हो गया, डॉक्टर की फीस हो गई, और उसको साल में 1-2 बार हो सकता है ऐसे ब्लड प्रेशर के रोगियों को भर्ती भी हो जाना पड़ता है, फिर उनके डिफरेंट टेस्ट कराते हैं। उन सबको मिला करके करीब ये खर्चा कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए खाली ब्लड प्रेशर में खर्च हो रहा है। ये 36,000 करोड़ का नहीं बोला है, मात्र कितना? 1 लाख करोड़ ब्लड प्रेशर में, 1 लाख करोड़ से ज्यादा शुगर में, 1 लाख करोड़ से ज्यादा अर्थराइटिस में, 1 लाख करोड़ से ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम में, और 1 लाख करोड़ के करीब जो है गैस्ट्रिक, और इसके अभी डॉक्टर बहुत ज्यादा हो गए हैं उसमें, और 1 लाख के करोड़ डिप्रेशन की दवाइयों में। कितना हो गया? 10-1 लाख करोड़ हो गया। इसलिए मैं कहता हूं करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तो दवाइयां खा रहे हो एलोपैथी की, और इसमें ज्यादातर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यह मात्र एक चिकित्सा का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे प्रश्न है देश की अर्थव्यवस्था का, इसके पीछे प्रश्न है लोगों के जीवन को बचाने का। बहुत पहलू हैं इसके आयुर्वेद के। इसलिए आयुर्वेद अपने आप में एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, यह अर्थशास्त्र भी है, यह जीवन शास्त्र है।